हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक आइटम्स पढ़ेंगे। हमने देखिए प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या था, अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स। जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग से हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसमें देखिए हमने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा था। ठीक है, तो अब देखिए हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनको किस तरीके से एडजस्ट करना है इन दोनों अकाउंट में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस फीस की। एंट्रेंस फीस को हिंदी में प्रवेश शुल्क कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एंट्रेंस फीस जो होती है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स जो होते हैं वो अपने मेंबर से एक बार जब वो मेंबर बनना चाहते हैं तो उनसे एक एंट्रेंस फीस ली जाती है। ठीक है, तो देखिए ये एंट्रेंस फीस जो होती है वो किसी भी मेंबर, कोई भी मेंबर जब उसमें एंटर करेगा तो वो एक ही टाइम देगा। फर्स्ट टाइम जब वो एडमिशन लेगा तो वो एक ही बार उस एंट्रेंस फीस को जमा करवाएगा। ठीक है, तो इस एंट्रेंस फीस का हमें किस तरीके से क्या ट्रांजेक्शन करना है वो भी हम देखते हैं। तो देखिए नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट कलेक्ट द एंट्रेंस फीस from its member at the time of first admission। ठीक है, it should be treated as a capital receipt or revenue receipt। अब देखिए ये एक तरह से हम इसको कैपिटल रिसिप्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी मेंबर सिर्फ एक ही बार जब एंटर होता है, जब एडमिशन लेता है तब पे करता है, तो हम इसे कैपिटल रिसिप्ट भी मान सकते हैं। और ये देखिए क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग जो कंसर्न्स होते हैं उनकी एक तरीके से इनकम भी होती है, तो हम इसे रिवेन्यू रिसिप्ट भी मान सकते हैं। तो देखिए हमें इसको एक्चुअली मानना क्या है, कैपिटल रिसिप्ट मानना है या रिवेन्यू रिसिप्ट मानना है। क्योंकि देखिए अगर हम इसे कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे तो हम इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिख सकते, और अगर हम रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन होगी अगर उसमें कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम इसे क्या मानेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन इट शुड बी ट्रीटेड एज अ रिवेन्यू। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लाइफ मेंबरशिप फीस की। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है उसको हिंदी में बोलते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क। ठीक है, तो ये जो होती है ये भी कोई भी मेंबर जो होता है वो एक ही बार पेमेंट करता है। ठीक है, वंस इन ईयर। ठीक है, एक ही बार साल में एक ही बार उसको पेमेंट करता है। तो ये क्या हमें इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, इसे हमें कैपिटलाइज ट्रीट करना है। ठीक है, इसे हम क्या मानेंगे, कैपिटलाइज या कैपिटल नेचर का मानेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस देखो ऐसा होता है कि पूरे जीवन भर का जो मेंबरशिप फीस है वो एक साथ में ही दे देना। ठीक है, तो एक तरीके से ये तो क्या हुआ, कैपिटलाइज ही हुआ या फिर कैपिटल रिसिप्ट से हुआ, तो इसे हमें क्या ट्रीट करना है, कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करना है। ठीक है, देखो इट इज़ पेड ओनली वंस इन ल्यू ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन, सो इट इज़ शुड बी कैपिटलाइज एंड शुड बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसे हमें बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करना है। ठीक है, और ये कैपिटल नेचर की होती है। अब बात करते हैं हम डोनेशन की। तो देखिए डोनेशन क्या होता है, डोनेशन जो ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स होते हैं ना, इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, इसी से उनको ज़्यादातर क्या होती है, इनकम होती है। तो देखिए डोनेशन भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो स्पेसिफिक डोनेशन हो सकता है। स्पेसिफिक डोनेशन कौन सा होता है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए, कोई हॉल बनाने के लिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने के लिए, ठीक है, स्टेडियम बनाने के लिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए देने वाले डोनेशन होता है, तो वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए ही यूज़ आते हैं, तो वो क्या होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं। ठीक है, और उन्हें हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करना होता है, उन्हें हमें कहाँ शो करना होता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करना होता है। ठीक है, डोनेशन। फिर बात करते हैं जनरल डोनेशन। अब जनरल डोनेशन तो क्या होता है कि छोटे मोटे जो डोनेशन मिलते रहते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न को, तो वो डोनेशन होते हैं, तो वो एक तरीके से रिवेन्यू इनकम की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो इट इज़ क्रेडिटेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसे हमें क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। और इफ़ द अमाउंट ऑफ डोनेशन इज़ बिग वन, अगर इस जनरल डोनेशन की अमाउंट भी बड़ी हो तो देन इट कैन बी कैपिटलाइज, तो उसे भी हमें क्या मानना चाहिए, कैपिटल नेचर का मानते हुए बैलेंस शीट में डालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डोनेशन दो टाइप के थे, एक तो स्पेसिफिक डोनेशन जो कैपिटल नेचर का होगा और बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, और दूसरा जनरल डोनेशन अगर छोटी अमाउंट का है तो उसे हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो जो पुराना न्यूज़पेपर होते हैं और पुराने स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं उसको अगर हमने बेच दिया है तो उससे भी तो एक तरह की रिसिप्ट होती है, ठीक है। तो वो रिसिप्ट दोनों जगह जाएगी। इट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की तो रिसिप्ट साइड में जाएगा क्योंकि हमें रिसिप्ट हुई है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि हमें इनकम हुई है, ठीक है, एक तरीके से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों जब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें भी रिसिप्ट साइड में जाएगा ये, और जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और स्पोर्ट्स मटीरियल, तो इससे जो भी अमाउंट हमें रिसीव होगी वो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगी, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो देखिए सब्सक्रिप्शन जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं चंदा। तो चंदा जो होता है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न का एक क्या होता है, मेन रिसिप्ट मानी जाती है, ठीक है। उनको ज़्यादातर जो इनकम या ज़्यादातर जो रिसिप्ट होती है वो कहाँ से होती है, सब्सक्रिप्शन से होती है, ठीक है। अब ये देखो सब्सक्रिप्शन जो होता है वो एक तरीके से इनकम मानी जाती है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न की। देखो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न एंड सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से रिलेटेड है इट्स शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा ना वो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करना होता है, ठीक है। सिर्फ करंट ईयर का लेना है, प्रीवियस ईयर का, फ्यूचर वाले ईयर का हमें नहीं लेना है। और सब्सक्रिप्शन जो होता है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न का जो इनकम का मेन सोर्स भी माना जाता है, ठीक है। अब देखिए हमें जो शो करना है सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो देखिए ये होगा कि आपने जितना भी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है पूरे ईयर में, चाहे वो इस ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का रहा हो, चाहे वो फ्यूचर के लिए मिला हो, तो जो भी सब्सक्रिप्शन आपने टोटल रिसीव किया है करंट ईयर का वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और वो लिखने के बाद में हमें ऐड करना है। अब इसमें देखिए आउटस्टैंडिंग और एडवांस इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा कि देखिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, हमारे इस साल के जो एंडिंग में जो आउटस्टैंडिंग रहेगा वो हमारे इस साल से रिलेटेड माना जाता है, करंट ईयर से रिलेटेड, ठीक है। तो वो हमें ऐड करना है। और एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और एडवांस अगर ईयर की स्टार्टिंग में ही आपने एडवांस दे दिया है तो वो भी करंट ईयर से रिलेटेड माना जाता है। तो इन दोनों को तो करना है आपको ऐड, ठीक है। और लेस करना है आपको आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और आउटस्टैंडिंग अगर स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो तो इसका मतलब ये पिछले साल का है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का है, इसीलिए तो स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। तो पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो हमारे इस साल के स्टार्टिंग में होगा, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और एडवांस एट द एंड ऑफ ईयर। और जो एडवांस है इस साल की एंडिंग में दे दिया तो इसका मतलब वो फ्यूचर में आने वाले ईयर के लिए दिया है, ठीक है, नेक्स्ट आने वाला जो ईयर है उसके लिए दिया है। तो ये दोनों जो सब्सक्रिप्शन होंगे ये हमारे इस ईयर से रिलेट नहीं करेंगे, इसलिए हमें लेस करने हैं। जबकि ऊपर जो ऐड में हमने दोनों लिखे हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस एट द बिगिनिंग, ये दोनों करंट ईयर से रिलेट करते हैं, इसलिए हमें ऐड करना है। और ये करंट ईयर से रिलेट नहीं करते हैं दोनों, इसलिए हमें क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। फिर आपके आ जाएगी अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको शो करनी है वो अमाउंट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 है सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। जो पुराना कोई असेट्स आपने बेच दिया है, ठीक है, सेल कर दिया है, तो सेल से जो रिसिप्ट होगी वो क्या होगी, कैपिटल नेचर की होगी। तो वो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में तो जाएगी आपके, ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में तो लिखी जाएगी। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इसका प्रॉफिट लिया जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपने कोई असेट्स बेचा और असेट्स को बेचने से आपको जो रिसिप्ट हुई वो कैपिटल नेचर की होगी, और कैपिटल नेचर की होगी, और क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट में तो कैपिटल और रिवेन्यू दोनों नेचर के ट्रांजेक्शन आते हैं तो उसमें तो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर हम बना रहे होंगे तो वहाँ पर सिर्फ असेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसका ही ट्रीटमेंट हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करना है, ठीक है। देखो प्रॉफिट हुआ है तो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, और लॉस हुआ है तो हमें डेबिट साइड में लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, वो है लेगेसी। तो लेगेसी देखिए क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट विच अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न रिसीव्स एज पर द विल ऑफ डिसीज पर्सन। देखो किसी डिसीज पर्सन की विलिंग पे, या जिसको हम कह सकते हैं वसीयत के रूप में, अगर इनको कोई लेगेसी मिली है
ठीक है। तो उसको हमें कैसे ट्रीट करना है, इट शुड बी कैपिटलाइज एंड शो ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये जो लेगेसी होती है, जिसे हम कह सकते हैं वसीयत, हिंदी में क्या कहते हैं, वसीयत या अनुरिक्त, तो ये वो राशि होती है जो कि वसीयत के अनुसार इनको रिसीव होती है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, कैपिटलाइज होती है, पूंजीकृत होती है, और इसे हमें लाइबिलिटी साइड में शो करना है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल आइटम्स थी जिनका हमें ट्रीटमेंट ध्यान रखना है रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाते समय और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय। बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।